हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ डे 16, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ़िज़िक्स को। फ़िज़िक्स में अपना आज हमने स्टार्ट करना था टॉपिक कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करना था? कूलम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ होता क्या है, ठीक है, उससे हम फाइंड क्या करते हैं इस चीज़ से, है ना। एंड देन जो फाइंड करेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। फिर कूलम्स लॉ के फार्मूले से हम किसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज़ भी और लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, उन्हें हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। देन आज के लिए इतना ही, एंड देन हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कूलम्स लॉ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कूलम्स लॉ डिफाइन क्या करता है? कूलम्स लॉ क्या बताता है, डिफाइन करता है दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, आप पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हो क्योंकि कूलम्स लॉ बहुत छोटे चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पूरा अपना यूनिट ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो यहाँ पे हम रेस्ट वाले चार्जेस की ही बात करते हैं, एट रेस्ट, ठीक है। इसको चाहे ब्रैकेट में डाल दो। अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। इसको अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊँ, पहले डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज पड़ा है, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं प्लस क्यू, इसे हम कुछ भी कह लो, प्लस क्यू कह लो, माइनस क्यू, आप छोड़ो, एक बार साइन को देखो ही मत। इसे आप Q1 कह लो, इसे आप Q2 कह लो, ठीक है। और इन दोनों में डिस्टेंस कितना ले लो आप, R, ठीक है। तो इन दोनों में जो फोर्स होगा, अगर तो सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ऑपोजिट फोर्स आएगा। और अगर क्या हुए, ऑपोजिट चार्जेस हुए, तो अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन तो हमेशा ऑपोजिट ही रहेगी। यहाँ पे देखो, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अगर रिपेल कर रहे हैं तो ये वाला फोर्स नेगेटिव साइड है और इधर वाला रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव साइड है। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ये ज़रूरी है। ये हम प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। अब कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। हम बात ही नहीं कर रहे हैं कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव है, दोनों लाइक है दोनों ऑपोजिट है, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे हमने नीचे क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या लेना है हमने, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। सो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू के क्या है, कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कह सकते हो, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, आपने इस चीज़ को याद रखना है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या पुट करना है, मैग्नीट्यूड पुट करना है, साइन हमने पुट ही नहीं करना। साइन से जस्ट हम इतना देख लेंगे कि अगर दोनों ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अगर दोनों सेम होंगे, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। जस्ट साइन हमें इतनी बात ही बताएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे। के की वैल्यू को हम डिस्कस कर रहे होंगे, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी के बारे में, ठीक है। के को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस फोर्स को डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स क्या चीज़ है, ये वाला, ठीक है। इस फोर्स को डिस्कस करते हैं हम, ओके। सो ये फोर्स है क्या, पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक सेकेंड, तो ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स। क्या है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। आप जैसे मानो, अगर एक एग्जांपल दूँ मैं आपको इजीली समझ आएगी ये चीज़। जैसे आप इनको चार्जेस मानने की बजाय, यहाँ पे दो चार्जेस मानने की बजाय, ठीक है, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इन दोनों को अब आप चार्जेस मानने की बजाय सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स मान लो या सेलिब्रिटीज़ मान लो, ठीक है। अगर दो नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं और आप, हम बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, हम दोनों के बीच अगर इंटरेक्शन हुई, मुझे भी छोड़ो अभी, ठीक है, आप देख लो आपका कोई फ्रेंड है, हम दोनों के बीच कोई आपकी और आपके फ्रेंड के बीच कोई बात हुई, कोई कॉन्वर्सेशन हुई, कोई चैट हुई, ठीक है, वो आएगी अगर स्क्रीन्स पे वायरल हो जाए, मतलब आप मे बी वीडियोस बना रहे हो, मतलब इतने भी आप पॉपुलर नहीं हो लेकिन आप वीडियोस बना रहे हो, तो क्या होगा, आपकी चैट्स अगर वायरल होंगी, है ना, कुछ बातें कर रहे हो आप, तो दैट विल बी अ पॉइंट, एंड इससे क्या होगा, एक फोर्स आएगा। क्या आएगा, फोर्स आएगा, कुछ क्या है, आपकी पब्लिसिटी जनरेट होगी, आप वायरल होगे, ठीक है, लेकिन उतने वायरल नहीं होगे। अब उतने वायरल का क्या मतलब है, उतने वायरल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वायरल होना। जब जैसे दो सेलिब्रिटी हैं, एक सेलिब्रिटी 1 और दूसरा सेलिब्रिटी 2, दोनों चैट कर रहे हैं, कोई चैट्स जैसे वायरल हो जाती हैं, या किसी की पोस्ट पे दूसरा सेलिब्रिटी क्या है, कोई भी कमेंट कर रहा है, तो वो क्या है, वो मैट्रिक वायरल हो जाता है और बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, हाईली वायरल हो जाता है, पीक पे चला जाता है ना, हाइप हो जाता है वो। तो वो ज़्यादा वायरल होगा किससे, दो लोगों के बीच में से, जो नॉर्मली दो लोग हैं, जैसे मान लो आप और आपका फ्रेंड हो, आपके बीच कुछ लड़ाई हुई, या आपने अपने फ्रेंड की पोस्ट पे कोई कमेंट डाला,
ठीक है। एंड वो स्कूल में जैसे वायरल हो गया कि हाँ इसने अपने फ्रेंड की पोस्ट पे इस तरीके का कमेंट डाला, ठीक है। एंड यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बात है, वहाँ पे सिर्फ स्कूल में वायरल हुई थी बात, यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे हाइप हो रही है बात। तो मतलब फोर्स क्या है, इंक्रीज़ हो गया। किस पे डिपेंड किया, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। आप क्या थे, मतलब सेलिब्रिटीज़ के कंपैरेटिवली आप क्या हो, एक नॉर्मल पर्सन हो। आपका फ्रेंड क्या था, एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन सेलिब्रिटीज़ दोनों क्या थे, हाइप हुए हुए थे, ठीक है। उनकी वो इन्फ्लुएंसर्स थे, तो उनका जैसे अब इसको चार्ज से कंपेयर करो तो चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। एक नॉर्मल पर्सन से सेलिब्रिटी, तो चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ। मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एंड अब आगे क्या आएगी, अगर इनका डिस्टेंस आप कम कर दो, ठीक है, पर आपका फ्रेंड हो, ठीक है, वो चीज़ है एक। और अगर आप डिस्टेंस कम कर दो, फ्रेंड छोड़ो, बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, तो यहाँ पे क्या है, आपसे ज़्यादा नज़दीक होगा। और अगर आपने अब कोई जैसे कमेंट कर दिया, हेट कमेंट टाइप कर दिया, या वैसे ही सरकास्टिक वे में कोई कमेंट किया अपने फ्रेंड की पोस्ट पे, तो क्या होगा, वो भी ज़्यादा हाइप होगा। चाहे नॉर्मल ही है, लेकिन इस फोर्स से ज़्यादा होगा। स्कूल में ज़्यादा हाइप होगी इस चीज़ की कि इसने अपने बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट पे इस तरीके से हाइप किया, ठीक है। सो फोर्स यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा जब डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। डिस्टेंस के साथ फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सेलिब्रिटीज़ वाला तो पहले ही वायरल था, हाइप हुआ हुआ था। और अब अगर ये दोनों सेलिब्रिटीज़ क्या हो जाएं, कोई भी फैमिली रिलेशन में आ जाए, है ना, जैसे आप किसी की भी एग्जांपल ले लो, सेलिब्रिटीज़ में जो रिलेशंस में आ जाते हैं ना, उनमें मैरिज हो जाती है, तो क्या होगा, इसके बाद उनकी जो हाइप होगी वो और ज़्यादा पीक पे जाएगी और ज़्यादा वायरल होगा। तो फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अगर मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये आपको बात क्या आई है, क्लियर हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना फोर्स है, फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो आई होप आपने ये डेफिनेशन भी लिख ली होगी, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन है, ये आपने नोट करनी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देन आपने बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे हम। तो सबसे पहले सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, अब ये देखो आप, जैसे आप मान लो ये अपने पास एक चार्ज है, ये अपने पास दूसरा चार्ज है। यहाँ पे अपने पास क्या है, दोनों के बीच फोर्स आएगा। अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। लगेगा कहाँ पे, सेंटर से। यहाँ पे सेंटर होगा ना, तो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वहाँ पे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, और इधर भी रिपल्सिव। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इस लाइन के थ्रू ही लगेगा, सेंट्रल फोर्स लगेगा, ठीक है, जो लाइन सेंटर से पास कर रही है। लेकिन अब कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लगेगा कहाँ से, जो लाइन सेंटर से पास कर रही है दोनों चार्जेस के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देन अपने पास सेकंड पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। कौन सी फोर्स है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़ी होंगी, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनमें जो वर्क डन है
डिपेंड्स only on initial and final position of चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे वर्क कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किसकी पोजीशन की बात करेंगे? ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है। यहाँ तक बात हमें फिर से क्लियर हो गई है। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आप देखो कि थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपने पास कि ये क्या है? ओबे करता है, मतलब हर एक चीज़ है जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है उनको ओबे करती है, और ये भी ओबे करेगा। ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की बात करता है। किसकी? एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमने देखा था। ये देखो, अगर यहाँ पे ये फोर्स अपना एक्शन फोर्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो साथ ही साथ क्या है? रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे। किससे? दूसरी बॉडी से। एक बॉडी एक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ दूसरी बॉडी जिस पे एक्शन फोर्स प्रोड्यूस होके अप्लाई हो रहा है, दूसरी बॉडी क्या है? रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगी और पहली वाली बॉडी पे अप्लाई करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन और रिएक्शन पेयर हो जाएगा, और ये क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, क्योंकि देखो जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है? के। ये तो कांस्टेंट है। Q1 और Q2, Q1 और Q2, अगर इसका फोर्स निकालोगे ये Q1 है तो Q2 ये है। इस पे इसका अट्रैक्टिव फोर्स निकालोगे ये वाला, तो ये किसके इक्वल आएगा? के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या है? R का स्क्वायर। और अगर आप इस साइड से Q2 का निकालोगे वो भी क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू के, जिन दो चार्जेस के बीच निकाल रहे हो वो दोनों ही आएंगे Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। और अब आप साइन से देखोगे, अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एंड अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगी और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा अगर आप दो चार्जेस के बीच वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वैलिड है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, जो भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है, वो साइमल्टेनियसली फोर्स प्रोड्यूस होती हैं। ये नहीं होता कि पहले एक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी बाद में रिएक्शन फोर्स, दोनों सेम टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं। तो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ है। अगर एक Q1 पे है, अगर Q1 बॉडी फोर्स एक्शन प्रोड्यूस कर रही है मान लो, तो किस पे अप्लाई करेगी? Q2 पे। और जो Q2 है चार्ज वो Q1 पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है Q1 के लिए, तो किस पे अप्लाई होगा? Q1 पे। तो एक दूसरी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। और एक्शन रिएक्शन पेयर होता क्या है?
इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन अपनी ऑपोजिट होती है। ये भी अपना क्लियर हो गया। हमने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं? 3। सबसे पहले किया था कि सेंट्रल फोर्स है, सेकंड हमने किया कि कंजर्वेटिव फोर्स है, थर्ड हमने किया थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। इसके बाद अब हम करेंगे कि ये फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। किसे फॉलो करता है? फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब इनवर्स का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? किसके साथ था? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर का मतलब समझ आ गया कि स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर किया था। इन्वर्स क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। 5th पॉइंट है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, मतलब जितनी दूर होंगे फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे अगर बिल्कुल पास पड़े हैं तो 5 न्यूटन अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर मैं 5 किलोमीटर दूर ले जाऊं तो कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा? डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में फाइंड करते हैं। और अब देखो, अगर एक मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर में कोई चार्ज्ड बॉडी पड़ी है और एक पड़ी है कन्याकुमारी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी उन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो जैसे दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा। एंड अगर दोनों ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन जितनी मर्जी दूर हो, मतलब लॉन्ग रेंज है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो जितने मर्जी दूर हो अपना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो हम उसे फील नहीं कर पाएंगे जो हम फील करते हैं। यहाँ पे अगर दो चार्जेस को आप पास में ले आओगे अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल हो जाएंगे, वो आप देख पाओगे। लेकिन अगर इतनी दूर पड़े हैं, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा कन्याकुमारी में, तो आप उस चीज़ को देख नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फोर्स फिर भी होगी दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देन अपने पास आता है कि जो ये अपना फोर्स है वो क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है? मीडियम डिपेंडेंट है। ये मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे मीडियम डिपेंडेंट है। जस्ट आप नोट कर लो कि मीडियम डिपेंडेंट होता है अपना फोर्स। ये आप जस्ट नोट करो। ये अगर आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल तो पक्का कर लेंगे इस चीज़ को कि मीडियम डिपेंडेंट कैसे है। ठीक है, देन अपने पास लास्ट पॉइंट आता है ओबेज सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी आप डीपली अगर पढ़ना है तो अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने समझना है तो क्या मतलब है इसका, देखो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले लो 4 बॉडीज़ ले लिए हैं हमने चार्ज्ड। इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, इस पे Q4 है। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये हमें पता है। मान लो दोनों क्या है? ऑपोजिट चार्ज हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। अब ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इन दोनों के बीच वो इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। एंड अब अगर आप बताओ, आप सोचो कि यहाँ पे Q4 भी पड़ा है, ये इस पे भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और Q2 पे भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो आप सोचोगे ये फोर्स इसे कुछ कैंसिल आउट कर देगा, ये फोर्स इस पे कुछ कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। क्या? कुछ भी नहीं होगा। जो दो चार्जेस के बीच फोर्स होता है वो किसी तीसरे या चौथे या पांचवें चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लिख लो आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो ये अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। देन अपने पास कूलम्स लॉ है, और कूलम्स लॉ की एक हमने प्रॉपर्टी करनी है या मान लो लिमिटेशन करनी है, 1 से 2 है। जस्ट पहले क्या है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। बहुत छोटे चार्ज के लिए ही अपना कूलम्स लॉ वैलिड होता है। देन अपने पास आ गया सेकंड पॉइंट, जो क्या कहता है, अपने यूनिट का ही क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम फोर्स कौन सा प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, कूलम्स लॉ के थ्रू हम किस फोर्स को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कब करेंगे, जब चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस एट रेस्ट। कब एप्लीकेबल है, जब चार्जेस आर एट रेस्ट। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। थर्ड पॉइंट है कि कूलम्स लॉ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये आपको इतना इम्पॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर समझ लो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही वैलिड होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही वैलिड होता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम देख सकते हैं। वैसे तो कुछ है कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटे चार्ज से थोड़ा सा, मतलब डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या बहुत थोड़ा डिस्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कूलम्स लॉ, क्योंकि वहाँ पे हमें डिस्टेंस ही नहीं पता चलेगा एंड देन कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही वैलिड होता है, क्योंकि और वैलिड कहाँ तक होता है, 10⁻⁻15 तक, ठीक है, डिस्टेंस है और यहाँ तक ही वैलिड होता है। इसके बाद क्या है, एटम आ जाता है। एटम में पॉजिटिव भी पड़ा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो वहाँ पे निकालना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया क्यों है तो आप छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है। क्यों है, क्यों नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई अब। एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं लेके आई थी कुछ क्वेश्चंस को, तो अब हम उन्हें करते हैं। एक सेकंड मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ आपको क्वेश्चंस एंड देन हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। अ चार्ज Q1, एक सेकंड, A charge Q1 exerts a force F. कितना फोर्स है, F, on another charge Q2, ठीक है। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, एक दूसरे पे कितना फोर्स कर रहे हैं, exert F, कितना, F, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। If a third charge Q3 आ गया यहाँ पे अपने पास, is brought near this system, ठीक है। The individual force exerted by Q1 on Q2 will, ठीक है।
बताओ आप मुझे। देखो यहाँ पे 30 तक का आपके पास टाइम है। आप मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ कि अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है, तो अगर Q1 और Q2 पे Q1 F फोर्स अप्लाई कर रहा है और अगर इस सिस्टम के पास Q3 चार्ज को ले आए तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। सो आपका टाइम अप हो गया है। लेट्स टेक हाफ मोर मिनट, ठीक है। तो 31 जब मिनट्स हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे टाइमर पे, तो मैं आपको आंसर बताऊँगी। सो आई होप आपने आंसर ज़रूर सोचा होगा। क्या है आपका आंसर? आपने कमेंट कर दिया होगा। तो देखो अब क्या है अपना आंसर। इंक्रीज़ करेगा क्या? हमने किस प्रिंसिपल से किया है ये आप साथ में कमेंट करके बताओ मुझे। किस प्रिंसिपल के थ्रू आप बता रहे हो अपना आंसर? कौन सा प्रिंसिपल किया? अभी हमने किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो क्या है, किसी तीसरे चौथे पांचवें चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, उसका जितना मर्जी मैग्नीट्यूड हो। जो फोर्स है वो सिर्फ दो चार्जेस की इंट्रैक्शन है। तीसरा चार्ज चाहे पास है चाहे दूर है, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करो कि Q2 और Q3 पे कितना फोर्स आएगा, Q2 और Q3 के बिटवीन कितना फोर्स आएगा, वो कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी, क्योंकि Q3 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। और अगर आप Q1 और Q3 के बीच में फोर्स देख रहे हो, वो भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप Q1 और Q2 के बीच ही फोर्स देख रहे हो, अगर पहले भी F था तो बाद में भी क्या होगा, F ही रहेगा। तो इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन F ओनली, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपने करेक्ट आंसर ही बताया होगा कमेंट्स में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो अब आपके पास आ गया है आज का सेकंड क्वेश्चन, पढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ज प्लस क्यू इज़ फिक्स्ड एट द ओरिजिन। कहाँ पे फिक्स किया? ओरिजिन पे, 0,0,0 पे। अनदर चार्ज माइनस क्यू इज़ मूव्ड अलॉन्ग अ क्लोज्ड एलिप्टिकल पाथ अराउंड इट। व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक चार्ज है प्लस क्यू जो फिक्स है, और अनदर जो दूसरा चार्ज है वो क्या है, माइनस क्यू है, और वो एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। पूरी रेवोल्यूशन होने के बाद वो सेकंड चार्ज कितना वर्क डन करेगा? वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। आई होप आपने कमेंट्स में बता दिया होगा, मैं आपको टाइमर देना भूल गई अभी। तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें जो चार्जेस की बात करते हैं वो क्या होंगे फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो वर्क डन उसका 0 होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखनी है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे वापस जा रहे हो एलिप्टिकल पाथ में, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? 0 हो गई है। और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आंसर 0 आएगा। ये तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो अपना उसका क्वेश्चन था वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है? अ मैसिव मेटालिक स्फीयर कैरिंग अ चार्ज 100 माइक्रोकूलम। कितना है? 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। कितना होता है? 10 रेज टू द पावर -6। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। इज प्लेस्ड नियर अ टाइनी प्रोटोन कैरिंग चार्ज। प्रोटोन का चार्ज जितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स।
यहाँ पे रेज टू द पावर का साइन आना था, वो मिसिंग है, ये आप देख लेना। 10 - 19 मत लिख लेना, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द प्रोटॉन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रोटॉन ऑन द स्फीयर इज, ठीक है, कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्फीयर प्रोटॉन पे एक्सर्ट करेगा और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन स्फीयर पे एक्सर्ट करेगा, दोनों की रेशो हमने बतानी है। दोनों की रेशो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आप बता दो। 36-15 तक आपके पास टाइम है, आप मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, क्या रेशो होगी। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लो। दो चार्जेस है, दोनों के बीच फोर्स है, जो उनकी रेशो बतानी है कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों की रेशो। तो दोनों की रेशो क्या होगी, आई होप आपने आंसर बताया होगा। और साथ ही साथ बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी है कॉन्जर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर लिखो जल्दी। एंड आपका टाइम हो गया है, टाइम्स अप। सो आंसर क्या है, 1/1। क्या है, 1/1। अब देखो कैसे कैसे क्या है, जस्ट हमने पढ़ा था थर्ड लॉ क्या है, वैलिड है यहाँ पे। और एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल होता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जितना फोर्स स्फीयर अप्लाई करेगा प्रोटॉन पे, उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा स्फीयर पे, जस्ट उसका जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो मैग्नीट्यूड की बात करें हैं तो 1/1 आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दी हुई है -1 तो आपने उसे नहीं करना है टिक, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। अगर आपको सिर्फ पूछते द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सही आंसर -1 होना था, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको -1 ना गिवन होता और 1/1 गिवन होता तो आपने 1/1 ही ठीक करना था। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना दो ऑप्शंस दे देंगे, -1/1 और +1/1। दोनों में से कौन सी चूज़ करोगे, +1/1, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आज के हमारे, एंड देन छुट्टी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो ये देखो अपना आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक सेकंड, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अभी ठीक कर दूँ फिर हम देख। हाँ जी, तो अब देखो, अब ये ठीक हो गया। क्वेश्चन पढ़ो। अ टोटल चार्ज Q इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q एंड Q, कैपिटल Q माइनस Q, ठीक है। जो इनिशियल चार्ज था उसमें से Q माइनस कर दिया स्मॉल, एंड जो आ जाएगा दूसरा चार्ज, ठीक है। एंड प्लेस्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस R, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, R फ्रॉम ईच अदर फॉर R the electrostatic repulsion between them to be maximum, the value of Q should be, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगी, क्योंकि दोनों जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे, ये हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि कितनी हमें कितना डिवाइड करना चाहिए, Q का जो स्मॉल Q है वो कैपिटल Q का 4 टाइम्स डिवाइड होना चाहिए, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, मतलब हाफ करना है, 1/3 करना है, 1/4 करना है, या 2/3 करना है। यहाँ पे 0 की जगह पे Q आना था, यहाँ पे एक एरर है, आप उसे करेक्ट कर लेना, Q आना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अगर हमने मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले तो फोर्स निकालो। फोर्स क्या आ जाएगा, K स्मॉल Q डॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, ठीक है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। तो हमें उन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, तो हम लिख सकते हैं जो अपना फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, Q और कैपिटल Q माइनस Q पे,
ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो क्या है, अपना फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो हमें यही चीज़ तो पूछी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो आप देखो, जैसे अगर हम कैपिटल क्यू को कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कैपिटल क्यू को लेट कर लो, आप लेट कर लो 20 लेट कर लो, तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अगर हम ले लें 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या सही आएगा आपके पास कि 1 × 20 तो आ गई आपके पास वैल्यू, लेकिन इन दोनों को ऐड करते हो तो 21 बन रहा है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्या आएगा, 1 × 19 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इसके बाद इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं, अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सम तो 20 ही रहेगा क्योंकि वो कैपिटल क्यू से फॉर्म किया है। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे साथ साथ। अगर 2 लें तो 10 2 लेंगे तो 20 - 2 करोगे, यहाँ पे आप 20 - 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 2 सा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आ गया। देन क्या आ जाएगा अपने पास, 2 के बाद 3 के टेबल। अगर आप Q को 3 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 - 3 17, ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देन 4 तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। 5 और 15 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पता है वैल्यू सारी, हमें टेबल्स पता है। ठीक है, तो 6 लोगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। देन 7 लोगे तो 13 आ जाएगा। इसके बाद 8 लोगे, 9 लोगे और 10 लोगे। 10 लोगे तो 10 आ जाएगा, 9 लोगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। दोनों का अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखोगे, इन दोनों का तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ आएगी। 10 सा 100 आ जाएगा, 9 11 सा 99 आ जाएगा एंड सो ऑन। हमने ऊपर से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से क्या है, 19 था, 19 से वैल्यू इंक्रीज़ हुई 36 से वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ हो रही है एंड इंक्रीज़ हो रही है। एंड सबसे मैक्सिमम कहाँ पे जाके हो रही है, यहाँ पे क्या आ गया, 99 और यहाँ पे इंक्रीज़ होके 100 हुई। तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या आई है, 100 आई है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आई, जब हमने Q को क्या है, जो डिवाइड किया, तो कैसे डिवाइड किया, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ गया Q/2। क्या आ गया, Q/2। लेकिन इसका जो सही मेथड है, ये तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया ना। अगर सही मेथड देखना है तो हमने यहाँ पे फोर्स निकाला था क्या, K तो कांस्टेंट है, अपना डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो हमें उनकी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फॉर्मूले में देख लो एक बार, KQ कैपिटल Q माइनस Q अपॉन में R का स्क्वायर। और अगर आपने क्या लेना है, मैक्सिमम लेनी है वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, F की, तो हम क्या करेंगे, DF अपॉन DQ कर देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन के बाद 0। क्या आंसर आना चाहिए, 0। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपके पास Q की वैल्यू आएगी, इस Q की वैल्यू आएगी मैक्सिमम के लिए Q/2। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे जब, तो आपके पास आंसर आएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, लेकिन आपको इतने झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 20 की जगह पे 10 ले सकते थे, 10 की जगह पे 8 ले सकते थे, और हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करते तो आपको और ज़्यादा इजीली आंसर मिल जाता। अब तो आप याद ही रख लो कि अगर आपको पूछ लें मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, तो हम एक चार्ज को किस में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास एक और क्वेश्चन आता है, आप इसे ऐसे ही देख लो कि बिटवीन 2 चार्जेस पहले फोर्स था F और डिस्टेंस था R, ठीक है। इसके बाद दोनों में क्या किया हमने, डिस्टेंस हमने 3R कर दिया। क्या कर दिया, 3R। तो हमें पूछा है फोर्स न्यू, जिसे हम F डैश बता रहे हैं, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी या कितने टाइम्स डिक्रीज़ होगी। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि जो अपना डिस्टेंस है उस पर कैसे डिपेंड करता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्वर्सली। कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे 3R हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब हमने ये देखना है कि कितने टाइम्स डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। K कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, चेंज क्या किया है, सिर्फ डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो फोर्स 1 जो F बताया है हमें, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो सिर्फ R के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और अगर हम न्यू फोर्स लें F डैश, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/3R के होल स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9R स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वाला फोर्स, तो क्या आ जाएगा, F अपॉन में 9। तो कितने टाइम्स अपना फोर्स डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे F डैश क्या आ जाएगा, F/9। तो ये सिंपल मेथड था। और एक क्वेश्चन अब आप नोट करो, अगर हम फर्स्ट चार्ज को 3 टाइम्स कर दें और सेकंड चार्ज को 5 टाइम्स कर दें, क्या है, Q1 डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स Q1 और Q2 डैश इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स Q2। एंड साथ ही साथ आप डिस्टेंस को भी ले लो, तो यहाँ पे साथ ही साथ ले लो R डैश इज इक्वल्स टू, आप ले लो 2 टाइम्स R, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मैं लेवल अप व्लॉग्स में भी अपलोड करवा दूँगी, आज या कल तक सुबह तक करवा दूँगी। क्या है, Q1 डैश इज इक्वल्स टू 3Q1, 3 टाइम्स हो गया, और जो Q2 डैश है वो 5 टाइम्स हो गया Q2 इनिशियल के, और जो डिस्टेंस पहले था उसके डबल हो गया है न्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है। तो अब आपने मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है अगर इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है एंड मुझे कमेंट्स में बताना है। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, स्टे ट्यून्ड, और लेवल अप व्लॉग्स में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। बाय।